हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी जो है करेंसी कौन सी देश की है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी कुवैती दिनार। तो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैती दिनार है। जुलाई 2023 के अनुसार एक कुवैती दिनार भारत के 267.36 रुपये के बराबर था। अब देखिए कि बहरीनी दिनार जो है बहरीन की मुद्रा है, और मनामा बहरीन की राजधानी व प्रमुख नगर तथा पतन है। ओमानी जो है रियाल ओमान की मुद्रा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट कि कुवैत वर्ष 1961 ईस्वी में स्वतंत्र देश बना। ओमान की राजधानी मस्कट है। कहाँ है? मस्कट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ए ऑप्शन पहला है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। दूसरा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में जो है आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। अब देखिए तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दू का ये होगा सी ऑप्शन। तो कहता है कि जो है कौन सा कथन सत्य है, तो सी ऑप्शन यानी एक और दो। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, और तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बिंदु औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 था, और इसमें भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। इस योजना में उद्योगों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने की आयात प्रतिस्थापन अवधारणा जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई। इसका उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन की ओर जो है ध्यान देना था। इस योजना के माध्यम से आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्क लगाकर उसकी जगह अपने देश में निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहित किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही नहीं है। तो 3 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन। तो पंचायती राज के जो है भारत में पंचायत व्यवस्था जो है ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(6) में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व संबंध प्रावधान है जो पंचायतों के महत्व को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 का जो राइट आंसर होने वाला है, देखिए 4 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी 2 और 3। क्या होगा? 2 और 3, यानी इनका उपयोग जो है खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की। तो देखिए मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी, सूरजमुखी आदि जो है यहाँ पर होते हैं। भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। ठीक है, अब देखिए कुछ तिलहन के बीजों का प्रयोग साबुन, प्रसाधन और उबटन बनाने में किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। सरसों रबी की प्रमुख फसल, जबकि मूंगफली की कृषि खरीफ के समय की जाती है। तिलहनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। यूएसए, चीन और ब्राज़ील तिलहन का मुख्य उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है
कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। देखिए अमरेंदु प्रकाश बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 का होगा सी ऑप्शन, 6। भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान के में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार वर्तमान में 6 है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 क के रूप में रखा गया है। अब देखिए अनुच्छेद 19F जो संपत्ति के स्वतंत्रता से संबंधित था, उसे भी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 7 का, ये होगा डी यानी जोग। तो राजा रानी, रोरर और रॉकेट नाम के 4 झरने जोग जलप्रपात के अंतर्गत आते हैं। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है और अथिरापिल्ली जलप्रपात जो है केरल में स्थित है। हिरनी जलप्रपात झारखंड में है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में जो है शरावती नदी पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 8 क्वेश्चन है कि पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो 8 का होगा ए ऑप्शन यानी पहाड़ की कंदारों में। ठीक है, तो पुरापाषाण काल में लोग पहाड़ की कंदारों में रहते थे। पुरापाषाण काल की भारत में प्रथम स्थान की खोज 13 मई 1863 ईस्वी में सर रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। अब देखिए पुरापाषाण के अंतिम चरण में आग की खोज की गई। पुरापाषाण काल में भीमबेटका और आदमगढ़ से शैल चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। सूक्ष्म औजारों का काल मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। नवपाषाण काल में अस्थायी जीवन, कृषि, चाक आदि की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी गंगा। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। डेल्टा का आकार प्रायः त्रिभुजाकार होता है और वृद्धावस्था में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। मैंग्रोव वन सुंदर वन को कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो देखिए 10 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बैडमिंटन का नेट जमीन से 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। बैडमिंटन में रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम के बीच होता है। स्मैश, लव, लेट ड्रॉप, सेट पॉइंट, हाई सर्विस आदि बैडमिंटन की शब्दावली है। आधुनिक गोल्फ खेल की शुरुआत स्कॉटलैंड में हुई। देखिए टी गोल्फ खेल का समतल भूमि है जहां से पहला शॉट लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 11 का डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अब देखिए संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन है। संसदीय प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख नाम पात्र के होते हैं। संसदीय प्रणाली की मंत्रिमंडलीय प्रणाली या प्रधानमंत्री प्रणाली भी कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्दों का प्रयुक्त हुए हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि मरले डार्लिंग नदी बेसी निम्न में से किस देश में है? 12 का सी। देखिए मरले डार्लिंग नदी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है
तथा दक्षिण महासागर में गिरती है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर अफ्रीका के मुख्य भूमि से मोजाम्बिक चैनल द्वारा अलग होता है। विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य एवं संबंधित सागर है। जैसे देखिए पाक जलडमरू मध्य जो है बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में, ठीक है, भारत एवं श्रीलंका में है। मलक्का जो है जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी, ये माल्या एवं सुमात्रा। बोरिंग जो है ये आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर, रूस एवं अलास्का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो 13 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। यानी देखिए संविधान के 350A में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग जो है 17 के अनुच्छेद 343 से 351 भाषा से संबंध है। अनुच्छेद 343(1) में राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। अनुच्छेद 350 ख के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी जो राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 351 जो है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा हम्मुराबी था। हम्मुराबी बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी संहिता में जैसे का तैसा दंड का प्रावधान था। भारत का प्रथम विधिवेता मनु है। मनु शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। हिंदू की प्रथम विधान की पुस्तक जो है मनुस्मृति है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं? 15 का सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर बने रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस कृष्णन थे जो लगातार 2 कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के ऐसे प्रथम उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति पद पर भी आसीन हुए हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि गुलाबों की लड़ाई हुई थी। तो 16 का सी देखिए गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों की लड़ाई ने सामंतवाद को धराशायी कर दिया और रक्तहीन क्रांति, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। रक्तहीन क्रांति द्वारा राजा विलियम III को सत्ता प्रदान किया गया। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हिटलर ने आक्रमण किया। नेक्स्ट, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर ए बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला अरुंधति रॉय हैं। अरुंधति रॉय को दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार 1997 ईस्वी में दिया गया। भारतीय मूल के V.S. नायपॉल को 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए दिया गया बुकर पुरस्कार। भारतीय मूल के सलमान रुश्दी को 1981 ईस्वी में मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए जो है बुकर पुरस्कार दिया गया। किरण देसाई को 2006 में दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार जो है दिया गया। अरविंद अडिगा को 2008 में मान बुकर पुरस्कार व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया। मान बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो 18 का राइट आंसर होगा
18 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण का मुख्यालय जो है यह वियना में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय ये रोम इटली में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। कोविड-19 संक्रमण में WHO द्वारा चीन का पक्ष लेने के आरोप में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग होने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? 19 का होगा डी। देखिए कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। दिल्ली समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है। दलितों को अलग निर्वाचन देने के विषय पर गांधी जी विरोध करते हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट आए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 20 है कि रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो 20 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। देखिए इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर ब्रिटेन में है जो सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं और सूती वस्त्रों की राजधानी बम्बई को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में सबसे अधिक श्रम शक्ति सूती वस्त्र उद्योग में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? 21 का सी नदी। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग नदी को दिखाने के लिए किया जाता है। मानचित्र पर नीला रंग जल को प्रदर्शित करता है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक क्षेत्र में है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में कालिदास का नाम मिलता है? डी ऑप्शन। तो देखिए कालिदास का नाम ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख में भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी चर्चा मिलता है। ऐहोल अभिलेख वातापी यानी वादामी में अवस्थित है। ऐहोल अभिलेख रवि कृति के द्वारा लिखा गया है। ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्कीर्ण करवाया। 23 है कि वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? तो 23 का ए ऑप्शन। तो देखिए वॉकर कप का संबंध गोल्फ से है। गोल्फ खेल से संबंधित अन्य कप राइडर कप, प्रिंस वेल्स कप, नोमुरा ट्रॉफी, मुथैया गोल्ड कप आदि है। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 ईस्वी में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। हॉकी से संबंधित कप है आगा खां कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्फ कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, मुरुगपा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप। फुटबॉल से संबंधित कप या ट्रॉफी है डुरंड कप, रोवर्स कप, फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, कलिंग कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कर्तव्य संबंधित है। तो 24 का राइट आंसर होगा डी जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है। ये कथन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू।
अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष अध्यक्षीय भाषण में कहा गया। पंडित जे.एल. नेहरू समाजवादी विचार से अधिक प्रभावित थे। 1955 में कांग्रेस का अधिवेशन आवाड़ी में यूएन ढेवर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी ढांचा पर भारत का निर्माण करना है। 1956 के औद्योगिक क्रांति नीति पर समाजवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण, तो बी ऑप्शन। तो देखिए भारत में बेरोजगारी का मूल जो कारण है, यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी सबसे मुख्य समस्या है। भारत में अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। शहरी बेरोजगारी मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? तो 26 का होगा डी ऑप्शन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के मूल्य के बराबर तांबे के सिक्के चलाए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक विद्रोह हुआ। सबसे विवादित एवं विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक क्षेत्रफल पर शासन करने वाला सुल्तान था। ठीक है, दीवान ए कोही कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का था बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो 27 का सी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। बाजार नियंत्रण अव्यवस्था के द्वारा प्रत्येक वस्तु का दाम निर्धारित कर दिया गया। अब देखिए मलिक याकूब और मलिक जो है काबिल ने सुल्तान को बाजार नियंत्रण में सहयोग किया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अपने साम्राज्यों को नियंत्रित बनाए रखना तथा मंगोल आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र में शक्तिशाली सेना रखना था। अलाउद्दीन ने समय सबसे भीषणतम मंगोल आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक हैं जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र डोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? डी ऑप्शन। तो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र डोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है यानी चोटी जो है दोदा बेटा है 2637 मीटर। ठीक है, अब देखिए कि टोडा जनजाति की मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। गारो और खासी जनजातियां मेघालय में जो है पाई जाती हैं। 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या भारत में 8.6% है। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ है? तो 29 का होगा ए ऑप्शन। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर का काल है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के समय में महाभारत का अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया। बदायूनी आदि ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। संगीत पर सबसे अधिक पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई और संगीत पर प्रतिबंध औरंगजेब ने लगाया था। साहित्य और संस्कृति दृष्टि से गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, और देखिए चित्रकला की दृष्टि से जहांगीर का शासन जो है काल मुगल काल स्वर्ण काल माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? 30 का होगा बी 77। ठीक है, तो बिहार की कुल जनसंख्या का 77% भाग कृषि पर आश्रित है। बिहार में कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने तृतीय कृषि रोड मैप 2017-22 के लिए तैयार किया है। ठीक है,
अब देखिए कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 में लागू हुआ, जो 31 मार्च 2028 तक के लिए तैयार किया गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।